हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आप सब ठीक हैं? चलिए आज अध्याय 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। भूमिका कक्षा 7 में आप समतल आकारों और ठोस आकारों के विषय में पढ़ चुके हैं। समतल आकार कैसे होते हैं बच्चों? समतल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, जिसमें सिर्फ दो ही दिशाएं होती हैं। समतल आकारों के लिए लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं और इसलिए इन्हें द्विविमीय 2 डायमेंशनल आकार कहा जाता है। जबकि ठोस आकारों के लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं। ठीक है, इसलिए इन आकारों को त्रिविमीय आकार कहा जाता है। साथ ही एक ठोस वस्तु कुछ स्थान घेरती है। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को संक्षेप में क्रमशः 2D और 3D आकृतियां भी कहा जाता है, मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। आपको ध्यान होगा कि त्रिभुज जिसमें कि 3 होती हैं, आयत जिसमें 4, वृत्त उसमें भी 4 होती हैं इत्यादि 2D आकृतियां हैं, जबकि घन, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि 3D आकृतियां हैं। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आया कि आकृतियां जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। द्विविमीय यानी उसमें 2 विमाएं होती हैं, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जो ठोस आकार होते हैं उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई ऐसे 3 मापन होते हैं, इसलिए इन्हें हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठोस वस्तुएं जो होती हैं वो स्थान घेरती हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं। द्विविमीयों को 2D कहते हैं और त्रिविमीय को 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें पहले में हमें क्या दिया गया है? आकार का प्रकार, और तीसरा दिया गया है आकार का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम में हमें आकार इस तरीके से हमें दिया गया है और हमें इसको मिलान करने को बोला गया है। पहला इन्होंने हमें करके बताया गया है कि पहला क्या है। देखो, पहला द्विविमीय, यानी आपको क्या दिख रहा है? ये पहला क्या है? ये वर्ग है ना? तो वर्ग क्या होता है? द्विविमीय। क्यों? क्योंकि वर्ग के आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए ये 2 डायमेंशनल बोलते हैं हम वर्ग को। ठीक है, ये द्विविमीय है, हम इसको इससे मिला देंगे और ये वर्ग है। अब देखो, इसमें जो दूसरी जो आकृति बना रखी है ये क्या है? इसको हम शंकु बोलते हैं। जैसे कि जोकर की टोपी होती है या आइसक्रीम का कोन होता है, ये त्रिविमीय आकृति होती है। इसकी कुछ न कुछ गहराई या ऊंचाई, मतलब ऊंचाई या मोटाई भी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? शंकु। तो इसको हम मिलान करेंगे, ये त्रिविमीय है और इसको नीचे शंकु से मिला देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन सारी आकृतियों को, इस पूरे टेबल को अपने कॉपी में बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से इनको मिलाएंगे। देखो, तीसरा क्या है? त्रिविमीय है। ये सिलेंडर की शेप बनी हुई है, ये त्रिविमीय है और इसको क्या बोलते हैं हम? ये बेलन है, इसको बेलन से मिलाएंगे हम। अब चौथा है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है? उसके सामने वाले से ही मिला दीजिए, ये द्विविमीय है और इसको हम त्रिभुज से मिला देंगे। अगला क्या है? ये एक घन है, ये भी त्रिविमीय है और इसको हम घन से मिला देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ये करेंगे। ये क्या है? गोल, एक सर्कल होता है, सर्कल जो क्या है इसको हम वृत्त बोलते हैं, इसको द्विविमीय और हम वृत्त से मिला देंगे। उसके बाद ये क्या है? जो सर्कल के नीचे जो बना हुआ है ये हमारा इसको हम घनाभ बोलते हैं। देखो, ये किससे हम मिलाएंगे? ये भी एक त्रिविमीय है और ये धनाभ है, घनाभ। और जो सबसे नीचे वाला है ये भी त्रिविमीय है, क्योंकि देखो है तो ये गोला, लेकिन इसके अंदर एक और गोला बनाया गया है, तो इसलिए ये त्रिविमीय है और इसको सबसे ऊपर वाले से मिला देंगे गोला। तो इनको हमें देखकर ये समझ में आया कि जिन आकृतियों को हम एक कागज पर बना सकते हैं वो आकृतियां द्विविमीय होती हैं, और लेकिन जो आकृतियां असली में होती हैं, जिनकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, उसे हम त्रिविमीय कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। चलो देखिए, आगे देखते हैं। जैसे कि तंबू, ये देखो अगले पेज पे देखते हैं हम। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त में से सभी प्रकार आकार अकेले हैं, परंतु हमारे वैवाहिक जीवन में अनेक बार हमारे सम्मुख विभिन्न आकारों में संयोजन या कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब इसमें तो सब एक एक ही हैं, लेकिन कई बार
कॉम्बिनेशंस में भी होते हैं, संयोजन में होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक तंबू है, तो जैसे इन्होंने बनाया, पहला देखो, एक तंबू, बेलन पर एक शंकु आरोपित, मतलब नीचे से इसमें ये बेलन है और ऊपर इसमें ये शंकु है, तो यानी दो चीजें इसमें आपस में मिली हुई हैं। ठीक है। ऐसे ही देखो, एक डिब्बा, डिब्बा जो कि बेलनाकार है। ठीक है, एक बेलनाकार खोल। ऐसे ही ये देखो, आइसक्रीम बनाई है, शंकु पर एक अर्ध गोला आरोपित, मतलब नीचे से ये शंकु है और उसके ऊपर आधा गोला है, आधा गोला रखा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग दो प्रकार की आकृतियां हम एक साथ यूज करते हैं। जैसे देखो, एक फोटो फ्रेम, एक आयताकार पथ, एक फोटो फ्रेम है और उसके ऊपर उसका जो फोटो फ्रेम का जो कोने में होल्डर होता है वो है। एक कटोरा, एक अर्ध गोलाकार खोल, ये देखो, एक कटोरा और उसके अंदर एक और कटोरा, तो ऐसे पूरा इसको बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा पूरा कटोरा। स्तंभ पर गुंबज, बेलन पर अर्धगोला आरोपित, देखो नीचे जैसे इसकी आकृति कैसे लग रही है, नीचे से बेलन और ऊपर से आधा गोला। तो इस तरीके से कई बार जो आकृतियां होती हैं वो कॉम्बिनेशन में असंयोजन करके बनाई गई होती हैं। इन्हें कीजिए, ये देखिए नीचे इन्होंने क्या करा है, हम आपको एक चित्र दिए हुए हैं और उसको उसके आकार से और आपको उनकी बारे में भी बताया गया है, तो आपको मिलाना है कि वो क्या चीज है। देखो, जैसे एक कृषि योग्य खेत, तो यहाँ पर इन्होंने खेत बना रखा है, कौन सा है, एक वर्गाकार खेत से संलग्न त्रिभुजाकार खेत, ये वाला है। ठीक है, पहला का ये उत्तर है, एक वर्गाकार खेत से संलग्न त्रिभुजाकार खेत। एक गहरा छेद या नाली, अब देखो कहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये एक गहरा छेद और नाली है। देखो ये जैसे इसमें बना रखा है गहरा छेद और नाली, तो ये कैसे लग रही है, ये एक बेलन में से शंकु खुरच कर निकाल दिया, जैसे कि एक बेलन है और उसके बीच में से शंकु निकाल दिया है। एक खिलौना, ये देखो ये लट्टू बना रखा है इन्होंने, तो ये एक खिलौना है लट्टू, और ये क्या है, एक शंकु पर आरोपित अर्धगोला, देखो नीचे से शंकु है और उसके ऊपर आधा गोला बना रखा है। एक वृत्ताकार पार्क, वृत्ताकार मतलब गोल, एक गोल पार्क, तो इसको किससे मिलाओगे आप, एक वृत्ताकार मैदान के अनुदिश वृत्ताकार पथ, मतलब एक गोला, जैसे चारों तरफ जो बॉर्डर्स होते हैं पार्क में, तो इस तरीके से ये गोला के अंदर एक और गोला बना रखा है। परस्पर लांबिक क्रॉस पथ, ये देखो इसको किससे मिलाओगे, बीच में जो क्रॉस पथ होता है ये सबसे ऊपर वाला है। एक आयताकार पार्क के अंदर दो लांबिक आयताकार पथ, देखो एक ये आयत है और इसके अंदर ऐसे दो और आयत, मतलब यानी कि 4 आयत बन गए हैं, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आते हैं। 3D आकारों के दृश्य, आप पढ़ चुके हैं कि त्रिविमीय वस्तुएं विभिन्न स्थानों से अलग अलग रूप में दिखाई दे सकती हैं, इसलिए इनको विभिन्न परिप्रेक्ष्यों यानी दृष्टियों से खींचा जा सकता है। जैसे एक दी हुई झोपड़ी के निम्न दृश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर झोपड़ी, एक ही झोपड़ी है और उसके 4 दृश्य दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि मतलब सामने से ये कैसी दिखती है, ऊपर से कैसी दिखती है, पार्श्व से कैसे दिखती है। पार्श्व का मतलब होता है साइड से, अगर आप किसी चीज को साइड से देख रहे हो तो वो कैसी दिखती है। तो क्योंकि जब भी हम त्रिविमीय आकारों का चित्रण करते हैं, जब हम उनको खींचते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि जब भी सब कुछ एक ही चित्र में दिखा पाना मुश्किल होता है। जैसे पहले चित्र में झोपड़ी की आकृति की शेप सही तरीके से नजर नहीं आ रही है। जैसे छत है, अब जैसे छत कैसी लग रही है आपको, जैसे कि ये एक आयत है, एक तरीके से आयत लग रही है, लेकिन यहाँ जो नजर आ रहा है वो समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है। तो एक्चुअल में जब हम सामने से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है। इसलिए हमें सामने का दृश्य पार्श्व, ऊपर का दृश्य अलग अलग बनाना पड़ता है। सामने का दृश्य अलग बनाओ, पार्श्व का अलग बनाओ, ऊपर का अलग, ताकि हम देख पाए कि कैसे है। ठीक है, इसी प्रकार एक गिलास, देखो जैसे ये सामने से ऐसी होगी तो सामने से देखो इस तरीके से, ऐसे ही पार्श्व हमने साइड से बनाया तो हमें नजर आया कि नीचे आयत है, और ऊपर से दृश्य, ऊपर से हमें ये इस तरीके से दिख रही है। इसी प्रकार एक गिलास की दृश्य देखो, एक गिलास को हमने ऐसे सामने से खींचा, एक गिलास ऐसे सामने से खींचा, पार्श्व हमने साइड से खींचा तो ऐसी फोटो आई जैसे ये दूसरी आ रही है। और ऊपर से कैसे दिखेगा गिलास को, अगर हम ऊपर से खींचेंगे तो ऐसे ऊपर गोला और उसके अंदर वो पानी की जो लाइंस बन रही हैं। तो एक गिलास के ऊपर से दृश्य यानी कि टॉप व्यू सकेंद्रीय वृत्तों का एक युग्म क्यों है। क्यों है बच्चों, ये युग्म क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि ऊपर से, अगर हम ऊपर से फोटो खींच रहे हैं तो गिलास हमें ऊपर से ऐसे गोल दिखेगा और उसके अंदर पानी दिख रहा है, तो इसलिए हमें ऊपर से ऐसे सर्कल जैसा गोल लग रहा है, वृत्त।
यदि इसे भिन्न दिशा से देखा जाए तो क्या पार्श्व दृश्य कुछ और प्रकार का प्रतीत होगा, इसके बारे में सोचिए। ठीक है, अगर हमने सामने से खींचा तो ऐसे, पार्श्व साइड से खींचा तो ऐसे, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे गोल वृत्ताकार। मतलब अलग अलग जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं, जो भी 3 डायमेंशनल होती हैं, उसको हम 3 तरीके से अलग अलग व्यू से उनको खींच सकते हैं, उनका चित्रण कर सकते हैं। अब एक ईंट के विभिन्न दृश्यों को देखिए। देखिए जो पहला चित्र है, सामने से ये ऐसा दिखेगा, साइड से ये ऐसा दिखेगा और ऊपर से ये ऐसा दिखेगा। देखो पहले इन्होंने पूरी ईंट बनाकर बताया है, फिर इन्होंने बताया सामने से कैसा दिखेगा। ये देखो जहां पे सामने लिखा है ऐसा दिखेगा। पार्श्व ऐसे, पार्श्व कैसे दिखेगा, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है पहले वाली आकृति में, ऐसा साइड से दिखेगा और ऊपर से ऐसा दिखेगा। ठीक है, हम घनों को जोड़कर बनाई गई आकृतियों के भी विभिन्न दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ईंट को ऊपर से देखा, तो पार्श्व से देखोगे तो कैसी लंबी दिख रही है, ऊपर से देखा तो एक आयत और उसके अंदर एक और आयत दिख रहा है। तो अलग अलग इस तरीके से हम अलग अलग दृश्य से देखने पर, अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग आकारों को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 3 घन रखे हुए हैं एल शेप में, तो सामने से देखेंगे तो हमें 3 वर्ग दिखाई देंगे और सामने वाले एक देखेंगे तो एक के ऊपर एक, साइड से 2 वर्ग नजर आ रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो 2 वर्ग नजर आएंगे। इस तरीके से और भी दिए गए हैं। देखो 3 घनों से बना एक ठोस, तो ये ऐसे है, तो सामने से कैसा लग रहा है, ये 2 घन। इधर से देखेंगे, अगर पार्श्व से देखेंगे तो ऐसे 2 घन दिख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो ऐसे 3 दिख रहे हैं, 2 और उसके ऊपर 1, और ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे ऊपर से ये दिख रहा है, ऊपर वाला, मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ऐसे ये 2 दिख रहे हैं। इसी तरीके से 4 घनों से बना हुआ ठोस, अगर कोई 4 घनों से बना हुआ ठोस है तो देखो ऊपर से कैसे दिखेगा, ऊपर से आपको ये वाला और ये वाले दिखेंगे, 1 2 3 4 दिखेंगे, मतलब ये वाले ऊपर वाले दिखेंगे 4। सामने से देखोगे तो एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, 2 दिखेंगे। और अगर साइड से देखोगे तो ये एक ये और एक ये, पहले वाले का 1 और दूसरे वाले के 2, यानी कि 3 दिखेंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम वस्तुओं को देखेंगे आगे पीछे और सामने से, तो उसी तरीके से हमें ऐसे ही 4 घनों को अगर हम इस तरीके से लिटा दें तो सामने से हमें ये दिखेगा। देखो जो सामने आ रहा है वैसे ही हम बना देंगे। सामने हमें 3 दिख रहे हैं ना, तो सामने के आगे हम 3 बना देंगे। ऐसे ही पार्श्व में हमें क्या दिख रहा है, एक ये और एक इसके पीछे वाला, तो हम 2 बना देंगे। ऊपर से क्या कौन कौन से दिख रहे हैं, ये एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, 3, 1 2 3 4 दिख रहे हैं हमें। एक आगे वाला 1 और पीछे वाले 3, देखो ये 4 हमें दिख रहे हैं, तो ऐसे हम 4 बना देंगे। इस तरीके से हम करते हैं। प्रश्नावली 10.1, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिखाए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान करो। देखो इसमें आपको मिलाना है। जैसे पहला इन्होंने करके दिखाया है कि जैसे एक बोतल है, तो बोतल को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें बोतल ऐसे लगेगी, और ऊपर से देखेंगे तो देखो ऊपर से अगर आप देखो किसी बोतल को तो ऐसा गोल लगेगा। जैसे ये 4 है, वृत्त के अंदर एक और वृत्त। देखो ऐसे ही बी क्या है, एक बाट बना रखा है, जो जिसमें हम सब्जी तोल के देते हैं ना, जैसे सब्जी वाला सब्जी तोल के देता है, बाट, एक बाट बना रखा है। तो सामने से कैसे दिखेगा, ये देखो ये जो पहला वाला है ऐसा दिखेगा, और ऊपर से कैसा दिखेगा, ये सबसे नीचे वाला ऐसा ऊपर से दिखेगा। इसी तरीके से बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही सिंपल, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। एक फ्लास्क, एक थर्मस दे रखा है, तो थर्मस सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा, और ऊपर से कैसा दिखेगा, ये देखो ये जो ये 2 पार्ट है, इससे मिला देंगे इसको। ऐसे ही कप और प्लेट है, तो सामने से ऐसे दिखेंगे, 5वां वाला जो है बीच वाले का, और ऊपर से कैसा दिखेगा, ये जो तीसरे वाले से मिला देंगे, दूसरे वाले का, ऊपर से ऐसा दिखेगा। एक वृत्त, उसके अंदर एक और वृत्त, उसके अंदर फिर वृत्त और फिर वृत्त, इस तरीके से। और एक डिब्बा साइड से ऐसा दिखेगा, दूसरे वाले से मिलाएंगे इसको, और तीसरे वाले में से ये जो सबसे ऊपर वाला है पहला, ऊपर से दृश्य कैसा दिखेगा, जो सबसे ऊपर वाला है पहला वैसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको मिला देंगे हम। चलिए अगले पेज पे आते हैं। दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार दृश्य की पहचान कीजिए। ये भी बहुत आसान है बच्चों। आपको एक अलमारी दे रखी है और उन्होंने बोल रखा है ये सामने से ऐसे दिखेगी, साइड से पार्श्व से ऐसे दिखेगी, ऊपर से ऐसे दिखेगी, और उन्होंने बना के भी दे रखे हैं। आपको सिर्फ लिखना है कि सामने का कौन सा है, पार्श्व का कौन सा है, ऊपर का कौन सा है। तो जो पहला वाला है देखो, आप बता सकते हो ये सामने का है,
ये जो ऐसे खड़ी है ये पार्श्व है और ये वाला ऊपर है। ऐसे ही इसके बाकी पार्ट्स भी ये होंगे। सारे जो पहले बने हुए हैं वो सामने के हैं और जो बाद में बीच में बने हुए हैं ये पार्श्व हैं और जो सबसे लास्ट में दिए हुए हैं ये ऊपर से हैं। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से, देखो इसमें भी सेम वही करना है, इसमें भी ये जो पहले दे रखा है ये ऊपर से आपको ये 3 दिख रहे हैं ऐसे, सामने से, दूसरा वाला सामने और तीसरा वाला पार्श्व। इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। चौथा देखिए, दी हुई वस्तुओं में सामने से ऊपर से दृश्य बनाइए। तो ये देखो आपको ये दे रखा है, जैसे एक फौजी का तंबू है तो ऊपर से ये ऐसा दिखेगा, इसको आपको बनाना है अपने कॉपी में, आपको बनाकर दिखाना है कि ये कैसा बनेगा। ऊपर का अगर ऐसा है तो इसको कैसे बनाओगे अपनी कॉपी में आप। तो देखो पहला वाला कैसे करोगे आप, सामने से कैसे दिखेगा वो दृश्य, ऐसे देखो सामने से कैसा लग रहा है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ये पहला वाला जो है एक त्रिभुज बना दोगे और उसके बीच में लाइन, ऐसे ये सामने से दिख रहा है, ठीक है। पार्श्व साइड से कैसे बनाओगे, ये जो पूरा आयताकार बना हुआ है ऐसा, ये जो पूरा डार्क ऑरेंज कलर का है ये हमको दिख रहा है पार्श्व साइड से। और ऊपर से कैसे बनाओगे, ऊपर से हमें कैसे दिखेगा बच्चों, ऐसे नीचे और ऐसे जो साइड का दृश्य है, मतलब ये जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरीके से। साइड का थोड़ा मुश्किल है बनाना, इस मतलब जैसे एक टेढ़ी लाइन और नीचे टेढ़ी लाइन और फिर ऐसे जैसे ऊपर से छत होती है ना, वो आपको बना के दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही आप इसके सारे पार्ट्स करेंगे, इसको आपको कॉपी में बनाकर दिखाना है कि कैसे बनाओगे आप सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के स्थान का प्रतिचित्रण। आप अपनी प्राथमिक कक्षाओं में ही मानचित्रों या प्रतिचित्रों के साथ कार्य करते आ रहे हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी में आपसे मानचित्र पर एक विशेष राज्य, एक विशेष नदी, पर्वत इत्यादि का स्थान बताने को कहा गया था। आप जब अपनी भूगोल की बुक में आपने पढ़ा होगा बच्चों की, जैसे आप भारत का नक्शा बनाते हो तो इसमें ये वाला कहाँ पर है, या आप वर्ल्ड मैप बना रहे हो तो आपको उसमें एक नदी कहाँ है, या भारत के नक्शे में ये नदी बताओ, ये राज्य बताओ, तो पर्वत कौन सा है। तो ये सब आपने अपने मतलब मानचित्रों से हमें हर चीज समझानी बहुत आसान हो जाती है। इतिहास में आपसे बहुत पहले हुई घटनाओं के स्थान को बताने को संभवतः कहा गया होगा। आपने नदियों, सड़कों, रेल लाइनों, व्यापारिक तथा अन्य बहुत से मार्गों को खींचा या उनका चित्रण किया है। हम मानचित्रों को किस प्रकार पढ़ते हैं? एक मानचित्र को पढ़ते समय हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और क्या समझ सकते हैं? एक मानचित्र में कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं और कौन सी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं? क्या यह एक चित्र से किसी अर्थ में भिन्न होता है? इस अनुच्छेद में हम इन प्रश्नों में से कुछ एक के उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। किसी घर के मानचित्र को देखिए, जिसका चित्र साथ में ही दिया गया है। बच्चों इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे अगर हम किसी चीज का मानचित्र या मैप खींचते हैं तो उससे हमें उस जगह को बताने के बारे में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब हम उसको पूरा डिटेलिंग ना करके सिर्फ मानचित्र से, उसके मैप से ही हम उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक घर बनाकर दिया गया है, जैसे ये घर है और इन्होंने इसका एक मानचित्र सा बना दिया, एक आउटलाइन से एक मैप सा बना दिया इन्होंने। इस आकृति से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो हम उसकी स्पष्ट दिखाई देने वाली जानकारियों की वास्तविकता को निरूपित करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि एक मानचित्र किसी एक वस्तु का अन्य वस्तुओं के संदर्भ में केवल स्थान दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति चित्रों का एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न विवरण दे सकते हैं, जो इस पर निर्भर करेगा कि वे घर को किस स्थान से देख रहे हैं। परंतु यह एक मानचित्र की स्थिति में सत्य नहीं है। प्रेक्षक की स्थिति कहीं भी हो, घर का मानचित्र वही रहता है। दूसरे शब्दों में, एक चित्र खींचने के लिए परिप्रेक्ष्य अति महत्वपूर्ण है, परंतु यह एक मानचित्र के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब चित्र और मानचित्र में यही फर्क है बच्चों की। चित्र तो हम कैसे भी खींच सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर वो जरूरी नहीं है कि हमने क्या परिप्रेक्ष्य लिया है, क्या उसका गाइडलाइंस है। लेकिन अगर आप एक मानचित्र खींच रहे हो तो वो इट शुड बी एक्यूरेट, वो एकदम ठीक से बना हुआ होना चाहिए, ताकि आपको उससे जो आप दिखाना चाहते हो वो उसकी आपको हमको समझ में आ सके कि आप अपने मानचित्र से क्या दिखाना चाहते हो। अब एक मानचित्र देखिए, आकृति 10.2 में देखिए, जो एक 7 वर्ष के बच्चे राघव ने अपने घर से अपने स्कूल तक के मार्ग के लिए खींचा है। इस मानचित्र से आप क्या बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि राघव का स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? देखो इसने किस तरीके से बताया, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मानचित्र में प्रत्येक वृत्त क्या एक गोल चक्कर दर्शाएगा?
घर से किसका स्कूल अधिक निकट है, राघव का या उसकी बहन का। दिए हुए मानचित्र को देखकर उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसने ठीक से बनाया ही नहीं है, एकदम गोला गोला, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसने देखो इसमें ये बता दिया ये इधर मेरा स्कूल है, यहाँ इस गोले में लिख दिया ये मेरा स्कूल है, ये मेरी बहन का स्कूल है और ये मेरा घर है। ये गोले 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 क्या बनाया है, इसका कुछ उसने लिखा ही नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? इसका कारण यह है कि हम नहीं जानते कि इसमें दूरियां या सही उचित प्रकार से खींची गई हैं अथवा खींचे गए वृत्त गोल चक्कर है या कुछ और निरूपित करते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि उसने कुछ इंडिकेशन नहीं दिया, कुछ लिखा ही नहीं है कि इन गोलों का मतलब क्या है। अब एक सामान्य अन्य मानचित्र को देखते हैं जो उसकी 10 वर्षीय बहन मीना ने अपने घर से अपने स्कूल का मार्ग दर्शाने के लिए खींचा है। यह मानचित्र पिछले मानचित्र से कुछ भिन्न है। देखो बच्चों, आकृति 10.3 में देखो, यह मीना ने भिन्न भिन्न सीमा चिन्हों लैंडमार्क्स के लिए भिन्न भिन्न संकेतों का प्रयोग किया है। देखो उसने भिन्न भिन्न लैंडमार्क्स लगाए हैं। लैंडमार्क सीमा चिन्ह मतलब उसने उन चीजों को बनाया कि ये हॉस्पिटल है, देखो प्लस का निशान लगाया है, ये पोस्ट ऑफिस है या ये मंदिर है, बीच में ये घर है। इस तरीके से उसने हर चीजों को अलग 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 इंडिकेट किया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि कितनी दूर है घर, कितनी। और उसने हर चीज का देखो साइड में उसने लिखा है, ये घर है, ये साबुन है, ये स्कूल है। इस तरीके से उसने हर चीज, यहाँ पर रोड है, तो इस तरीके से उसने हर चीज का अलग अलग, ये तालाब है, ये जो पे उसने पानी पानी बनाया है मानचित्र के इधर में उसने हर चीज लिखी है कि ये जो मैंने बनाया है उसका ये मतलब है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि घर कितनी दूर है। इस मानचित्र से हमें सही एक दिशा मिल रही है कि हाँ कहाँ पर है उसका घर, कितनी दूर है। दूसरी बात यह है कि लंबी दूरियों के लिए लंबे रेखाखंड खींचे गए हैं तथा छोटे रेखाखंड खींचे गए हैं, अर्थात उसने इस मानचित्र को एक पैमाने या स्केल के अनुसार खींचा है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि राघव का स्कूल उसके निवास स्थान से कितना दूर है। उसने हर चीज नाप कर, पॉइंट से लेकर स्केल से नाप कर बनाई है, तो इससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि कितना दूर है उसका स्कूल। एक हमें पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। किसका स्कूल उनके घर से अधिक निकट है, राघव का या मीना का। मार्ग में कौन कौन से महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह हैं। इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि कुछ संकेतों का प्रयोग करने और दूरियों का वर्णन करने या जानकारी देने से हमें मानचित्र को पढ़ने में सहायता मिलती है। ध्यान दीजिए कि मानचित्र पर दिखाई गई दूरियां भूमि पर वास्तविक दूरियों के समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल है। यह एक उपयुक्त पैमाना मानकर किया गया है। एक मानचित्र को खींचते या पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस पैमाने से खींचना है या वह किस पैमाने से खींचा गया है, अर्थात कितनी वास्तविक दूरी को मानचित्र पर 1 mm या 1 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति एक मानचित्र खींचता है तो उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि इस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर स्थान एक निश्चित दूरी जैसे कि 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दर्शाता है। उसमें हमें लिखना चाहिए कि मतलब यहाँ से ये जो घर है ये इतने किलोमीटर है या ये इतने सेंटीमीटर है या मेरा स्कूल इतने किलोमीटर की दूरी पे आया। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें इस मानचित्र से क्या समझ में आ रहा है। यह पैमाना एक मानचित्र से दूसरे मानचित्र में बदल सकता है परंतु एक मानचित्र में नहीं बदलता। उदाहरणार्थ भारत के मानचित्र को दिल्ली के मानचित्र के साथ रखकर देखिए। आप देखेंगे कि जब मानचित्रों को विभिन्न पैमानों के अनुसार किया जाता है तो 2 मानचित्रों में दूरियां बदल जाती हैं, अर्थात दिल्ली के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर स्थान भारत के मानचित्र की दूरियों की अपेक्षा छोटी दूरियां निरूपित करेगा, क्योंकि भारत का तो बहुत बड़ा होगा। भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, उसमें अगर आप सिर्फ दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली तो एक छोटी सी है, लेकिन अगर आप दिल्ली के मानचित्र को देखोगे तो आपको उसमें सारी रोड्स और हर चीज आपको क्लियर नजर आएंगी। तो ये इसका मतलब है। स्थान जितना बड़ा होगा, खींचे गए मानचित्र का साइज जितना छोटा होगा, उतनी ही अधिक दूरी 1 सेंटीमीटर द्वारा निरूपित होगी। इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि एक मानचित्र एक विशेष वस्तु स्थान की अन्य वस्तुओं स्थानों के संदर्भ में स्थिति दर्शाता है। ठीक है, एक मानचित्र हमें बताता है कि इस स्थान में कितनी वस्तुएं हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज है, स्थानों के कौन कौन से स्थान कहाँ पर हैं, वो हमें बताता है। विभिन्न वस्तुओं स्थानों को दिखाने के लिए उपयुक्त संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है तो हम प्लस का निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे तालाब है तो हम ऐसे पानी पानी बना सकते हैं। तो अलग अलग संकेतों से हम अलग अलग चीजों को दिखा सकते हैं।
एक मानचित्र में कोई संदर्भ या परिप्रेक्ष्य नहीं होता, अर्थात प्रेक्षक के निकट वाली वस्तुएं उसी साइज में दिखाई जाती हैं जितनी दूर वाली। उदाहरणार्थ 10.4 में देखो, मानचित्र में जो होता है कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होता, चाहे आप उसको दूर से देख रहे हैं चाहे आप उसको पास से देख रहे हैं, आपको एक जैसा ही नजर आएगा। देखो जैसे आकृति में पहले पेड़ कितने बड़े बड़े लग रहे हैं और आप दूर से देख रहे हो तो छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मानचित्र में जो है ऐसा ही नहीं होता है। प्रत्येक मानचित्र में एक पैमाना संबद्ध होता है जो एक विशेष मानचित्र के लिए स्थिर होता है। यह वास्तविक दूरियों को कागज पर समानुपातिक रूप से छोटा यानी कि कम कर देता है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। इन्हें कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ना एक वो बना के दिया गया है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि एक नगर के संलग्न मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखो। इन्होंने ना एक चित्र बनाकर दिया है, देखिए आकृति 10.5 में, और आपको बोला है कि मानचित्र में ऐसे रंग भरो, नीला रंग भरो जल के लिए, लाल रंग भरो फायर के लिए, फायर स्टेशन के लिए, नारंगी भरो लाइब्रेरी के लिए। जहां जहां पर जो जो बनाया है उसके अंदर वैसे वैसे कलर्स करने हैं, ये तो आप खुद कर सकते हैं। दूसरी सड़क और दानिम सड़क के प्रतिच्छेदित पर हरा रंग अंकित कीजिए, एक्स अंकित कीजिए। देखिए जहां पर ये बनाया गया है वहां पर आपको हरा रंग अंकित करना है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में पूरा बनाकर और उसके अंदर अलग अलग जैसे उन्होंने रंग बताए हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। अपने घर से अपने स्कूल तक के मार्ग को, उस पर आने वाले महत्वपूर्ण सीमा चिन्हों को दिखलाते हुए एक मानचित्र बनाओ। ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे बच्चों। कैसे? जैसे आप पहले लिख दीजिए घर, उसके बीच में से ऐसे सड़क बनाइए, उसमें एक साइड पे जैसे सिनेमा आ रहा है और सड़क के दूसरी साइड पे जैसे पार्क है, ठीक है। बीच में आप ऐसे गोल बना दीजिए कि यहाँ पे रोड क्रॉसिंग आ गई, बीच में लिख दियो क्रॉसिंग। फिर आगे रोड जा रही है, उसके लेफ्ट उल्टी हाथ पे उसके जैसे कोट आ गया, आगे आगे एक उसके आगे आप लिख दीजिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद जाके बस स्टॉप, बस स्टेशन आया। उसके राइट हैंड साइड में आप लिख दीजिए लाइब्रेरी है। आगे गए डाकघर आया 2 किलोमीटर बाद। तो इस तरीके से आप पूरी, अब फिर उसके बाद फिर से क्रॉसिंग आ गई, जो रोड है उधर उधर भी जा रही, चौराहा आ गया, जैसे चारों तरफ रोड जा रही है। उसमें इस साइड आप अगर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपका स्कूल आया। वहां लिख सकते हो आप कि क्रॉसिंग से आप राइट की तरफ गए तो वहां पे आधा किलोमीटर के बाद आपका स्कूल आया। इस तरीके से आप इसका मानचित्र खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 10.2 देखते हैं। देखो ये भी पहला प्रश्न भी इसमें यही है, ये आपको मानचित्र दे रखा है, इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे आप और उसके अंदर इस तरीके से कलर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इन्होंने रंग बता रखे हैं कि नीला जल के लिए आपको नीला रंग करना है, इस जैसे अभी ऊपर देखा था आपने। सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा एक्स और गांधी रोड और सड़क ए के अनुच्छेदन पर हरा वाई बनाइए। जहां जहां पर ये जो सड़कें दे रखी हैं, जहां पर कट रही हैं, वहां पर आपको हरे रंग से एक्स और वाई बनाना है, एक्स और वाई। लाइब्रेरी से बस कौन, अब देखो इन्होंने पूछा है कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार। तो देखो आप इस चित्र में देखोगे तो आप पाओगे कि सिटी पार्क जो है वो अधिक पूर्व में है। कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आप देखोगे कि दक्षिण में कौन सा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दक्षिण में है। तो आप एक इस तरह का मानचित्र या चित्र बनाकर हर चीज समझा सकते हैं। उचित पैमाने पर विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का एक मानचित्र। देखो अपने कक्षा के कमरे का मानचित्र कैसे बनाओगे, जैसे पहले एक आयताकार बना दो आप, ठीक है, और उसके ऊपर जैसे सबसे बीच में इधर कर दो श्याम पट, ऐसे अंदर की तरफ बना दो श्याम पट, जैसे हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ओके। उसके दोनों साइड्स पे आप दो दो खिड़की, एक एक खिड़की बना दो। एक जैसे जो ये आपने ब्लैक बोर्ड बनाया उसके एक साइड पे खिड़की बना दो और उसके दूसरे साइड पे खिड़की बना दो, ठीक है। फिर आप लगाओ कुर्सी और मेज, जहाँ पे टीचर बैठती है, कुर्सी और मेज, ओके। देन डेस्क और बेंच, जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। ऐसे लंबाई में एक ही साथ, अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लंबाई में बना दो डेस्क तथा मेज, डेस्क तथा मेज, ऐसे लंबे 3 आयत बना दो, लंबे। और फिर और उसको पूरा ऐसे जो आपने पूरा एक बड़ा बनाया था उसके दोनों साइड के नीचे, जैसे आपने ऊपर 2 खिड़की बनाई थी, ऐसे उधर नीचे 2 दरवाजे बना दो, ठीक है। और इधर बीच में 3 अलमारियां, ऐसे लंबाई से ऊपर लिख दो अलमारी। तो इस तरीके से आपको एक मिल जाएगा कि किस तरीके से आप मतलब एक व्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका जो ऊपर से किस तरीके से आपकी कक्षा दिखती है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने तीसरा और चौथा बोला है, इसकी भी आप अपने आप बना सकते हैं। फलक, किनारे और शीर्ष। अब हम ये समझते हैं कि फलक क्या होता है, किनारे और शीर्ष ये क्या होते हैं।
नीचे दिए ठोसों को देखिए। तो देखो फलक, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं। फलक का मतलब होता है, फलक जो प्लेन साइड होती है, प्लेन सतह जो होती है उसको हम कहते हैं फलक। ठीक है। किनारे क्या होते हैं, देखो इन्होंने बताया जो ऐसे जो ये नीचे के होते हैं ना किनारे, इनको हम किनारे बोलते हैं। ये जो जितने भी ये जो कोने की साइड्स होती हैं, किनारे का मतलब होता है बच्चों की कितनी लाइनों से ये मिलकर बना है, लाइंस कितनी आ रही हैं उसमें से देखने में। ठीक है, जैसे पहले वाले में कितनी लाइंस आ रही हैं बनी हुई, देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 12 आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके 12 किनारे हैं इस तरीके से। इसमें फलक कितने आ रहे हैं, फलक प्लेन सतह कितनी है, देखो 1 2, इधर एक, इधर से एक, उधर से एक, उधर से इधर से एक, नीचे से और एक ऊपर से, यानी कि 6, 4 और एक, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, यानी कि इसके 6 फलक हैं इस तरीके से। ठीक है। और शीर्ष का क्या मतलब है, शीर्ष का मतलब होता है कोने, जो कि टोटल यानी 4 कोने ऊपर के और 4 कोने नीचे के, यानी कि 8। ठीक है, तो ये होता है हमारा घन। घन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। सभी फलक, सतह और फेसेस वर्गाकार होते हैं। हर तरह से ये वर्ग नजर आएगा आपको, कहीं से भी देखोगे आपको वर्ग लगेगा। इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, घन। ठीक है, जिसमें फलक भी होते हैं, फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। उपरोक्त ठोसों में से प्रत्येक ठोस बहुभुजीय यानी पॉलीगोनल रीजन से मिलकर बना हुआ है, जो उसको फलक यानी फेसेस कहलाते हैं। ये फलक किनारों या कोरों, एजेस से मिलते हैं जो रेखाखंड हैं, तथा वे किनारे शीर्षों से मिलते हैं जो बिंदु हैं। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया। शीर्ष मतलब ऊपर के जो सारे बिंदु होते हैं, सारे बिंदु। ऐसे ठोसों को बहुफलक या बहुफलकी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये बहुफलक हैं, जिनके बहुत सारे शीर्ष होते हैं, इनको हम बहुफलक कहते हैं। और ये बहुफलक नहीं है, देखो ये तो वृत्ताकार है, इनका कोई किनारा ही नहीं है, तो ये बहुफलक नहीं है। बहुफलक उन ठोसों से किस प्रकार भिन्न है जो बहुफलक नहीं है। निम्न आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आप 3 प्रकारों के सामान्य ठोसों के विषय में जानते हैं। देखो ये क्या है, पहला गोला, वक्र पृष्ठ, उसके अंदर एक और गोला बना हुआ है। शंकु, शंकु कैसा होता है, देखो आइसक्रीम के कोन जैसा होता है, जैसे नीचे से ये बना रखा है और ऊपर से ये इसका पार्श्व पृष्ठ है और ये आधार है। आधार मतलब ये नीचे का हिस्सा है। और ये क्या है, बेलन, ये पार्श्व पृष्ठ है और ये इसका दोनों आधार है, दोनों साइड पे। उत्तल बहुफलक, आपको कॉन्वेक्स बहुभुज की अवधारणा के विषय में ध्यान होगा। उत्तल बहुफलक की अवधारणा भी उसी प्रकार की है। ये उत्तल बहुफलक है, ये देखो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, जो कि घन होते हैं, ये उत्तल बहुफलक है। और ये उत्तल बहुफलक नहीं है, देखो इनकी आकृति अलग है, ये उत्तल बहुफलक नहीं है, इनका अलग जा रहा है शेड। सम बहुफलक, एक बहुफलक तब सम बहुफलक कहा जाता है जब उसके सभी फलक सर्वांगसम सम बहुभुजों यानी रेगुलर पॉलीगॉन से बने हों तथा प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान हो। हमारे आसपास बहुफलक परिवार, कुल या फैमिली से मिलने वाले 2 महत्वपूर्ण सदस्य प्रिज्म और पिरामिड प्रिज्म होते हैं। यह एक सम बहुफलक है, इसके सभी फलक सर्वांगसम सम बहुभुज हैं, फलकों की समान संख्याओं से शीर्ष बनते हैं। जो घन होता है इसके सभी जो हैं बराबर होते हैं, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको सम बहुफलक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक सम बहुफलक नहीं है, ये क्या है, ये एक पिरामिड है, एक प्रिज्म है, पिरामिड प्रिज्म बोलते हैं इसे हम। सभी फलक सर्वांगसम नहीं है, इसके जो सभी फलक हैं वो एक बराबर नहीं है, परंतु शीर्ष फलकों की समान संख्याओं से नहीं बनते हैं। ए पर 3 फलक बन रहे हैं देखो, परंतु बी पर 4 फलक बन रहे हैं, तो इस तरीके से ये जो होता है ये सम बहुफलक नहीं होता है। हम कहते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब इसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो तथा उसके अन्य फलक अर्थात लेटरल फेसेस समांतर चतुर्भुजों के आकार के हों। मतलब एक बहुफलक जो है वो प्रिज्म होता है, क्यों, कब होता है, जब उसका एक सिरा सर्वांगसम बहुभुज होता है। जैसे ये देखो, ये प्रिज्म है जिसके अंदर बीच में देखो नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है जो जिसके सारी साइड्स बराबर हैं, तो उसके नीचे वाले की यानी ये ऊपर की भी बराबर होंगी, तो ये एक बहुफलक प्रिज्म है।
इस तरीके से। देखो इन्होंने और भी बना के दिखाए हैं। ये दूसरा वाला ये पिरामिड है, तो ये भी एक बहुफलक प्रिज्म है। इस तरीके से इन्होंने बनाया है। इसकी दूसरी ओर एक पिरामिड वह बहुफलक होता है जिसका आधार एक बहुभुज होता है और उसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। ठीक है, पिरामिड वह होता है जिसका बेस, जिसका जो नीचे आधार है वो एक आयत है। देखो इनका दोनों का जो पिरामिड बना के दे रखे हैं, इनका जो आधार है ये एक आयत है। ठीक है, और ऊपर से ये आपको लग रहे हैं कि ये पिरामिड है, लेकिन प्रिज्म जैसा लगेगा, पर ये प्रिज्म नहीं है। जो बाद में बनाए हैं ये पिरामिड है, लेकिन जो प्रिज्म होता है उसका जो आधार होता है वो ही एक त्रिभुज होता है। नीचे से भी वो त्रिभुज होगा, ऊपर से भी वो त्रिभुज होगा, तो वो एक प्रिज्म होगा, वो बहुफलक होता है। यदि आप एक बहुभुज के सभी कोनों या शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिला दें जो उसके तल में ना हो, तो उसको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्त हो जाएगा। एक प्रिज्म या पिरामिड को उसके आधार के अनुसार नामांकित किया जाता है। ठीक है, अगर उसका आधार त्रिभुज है तो वो प्रिज्म है, और अगर उसका आधार एक आयत है तो वह एक पिरामिड है। इस प्रकार एक षटभुजीय प्रिज्म का आधार एक षटभुज होता है तथा एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है। तब एक आयताकार प्रिज्म क्या है, एक पिरामिड, एक वर्ग पिरामिड क्या है? स्पष्टता इसके आधार क्रमशः आयत और वर्ग ही है। ठीक है, इन्हें कीजिए। निम्नलिखित बहुफलकों के लिए फलकों यानी फेसेस, किनारों यानी एजेस और शीर्षों यानी वर्टिसेस की संख्याओं को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पर देखो इन्होंने दिया है वी का मतलब शीर्ष, जिसको हम वर्टिसेस बोलते हैं हिंदी में। तो वी इन्होंने शीर्षों के लिए लिखा है, एफ फलकों की संख्या, और ई यानी एजेस किनारों के लिए लिखा है। ठीक है, संख्या निरूपित करता है। तो आपको बताना है घनाभ में कितने होते हैं फलक, वर्टिसेस और एजेस। यानी फलक, एफ मतलब फलक, वी मतलब शीर्ष और ई मतलब किनारे। तो घनाभ में होते हैं 6, वर्टिसेस 8 और एजेस 12। ठीक है, अगर हम एफ प्लस वी करें यानी 6 जमा 8 करें तो 14 आता है, और अगर हम ई जमा 2 करें तो वो भी 14 ही आएगा। 12 जमा 2 14। त्रिभुजाकार पिरामिड देखें तो उसमें 4 होंगे, 4F 4V कितने हो गए दोनों, और E कितने होते हैं उसमें 6। तो F प्लस V 8 और E प्लस 2 वो भी 8। ऐसे ही त्रिभुजाकार प्रिज्म, इसमें क्या होते हैं 5, 6 और 9। 5 और 6 को जोड़ें तो 11, और 9 में अगर 2 जोड़ें तो 11। ठीक है, यहाँ पे भी 11 आएगा, यहाँ पे भी 11। वर्ग आधार वाला पिरामिड, इसके होते हैं 5 फेसेस, 5 ही वर्टिसेस और 8 एजेस होते हैं, तो यानी 10 और 10 हो जाएंगे। वर्ग आधार वाला प्रिज्म, इसके होते हैं 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस, तो यानी 14 और 14। इस तरीके से आप इसको भरेंगे। आप अंतिम 2 स्तंभों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या प्रत्येक स्थिति में F प्लस V बराबर होगा E प्लस 2 के, अर्थात F प्लस V माइनस 2 माइनस E बराबर 2 प्राप्त करते हैं। यह संबंध ऑयलर्स सूत्र यानी यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है। वास्तव में यह सूत्र प्रत्येक बहुफलक के लिए सत्य है। मतलब अगर आप कुछ भी करें इनमें से, तो हर एक में F प्लस V जो होगा हमेशा E प्लस 2 के बराबर ही होगा, या F प्लस V माइनस E हमेशा 2 ही होगा, बराबर होगा हमेशा 2 के। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑयलर्स सूत्र, ऑयलर्स फॉर्मूला। ठीक है, प्रश्नावली 10.3 करते हैं हम। क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? त्रिभुज। तो देखो, क्योंकि जो बहुफलक है वह एक ठोस होता है जो 4 या अधिक बहुभुज फलकों से इस प्रकार बना होता है कि इसकी 2 फलकें एक किनारे पर मिलते हैं तथा 3 या अधिक किनारों पर एक शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं। इसलिए एक बहुफलक के फलक 3 त्रिभुज कभी भी नहीं हो सकते। 3 त्रिभुज तो कभी नहीं हो सकते। 4 त्रिभुज, हाँ, एक बहुफलक के जो किनारे हैं, वो जो फलक हैं, वो 3 त्रिभुज तो नहीं हो सकते। हाँ, 4 त्रिभुज हो सकते हैं। एक वर्ग और एक त्रिभुज, हाँ, एक वर्ग और एक त्रिभुज भी हो सकते हैं। क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? हाँ, ये तभी संभव है जब फलकों की संख्या 4 से अधिक या बराबर हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म है? तो बच्चों, आपको पता है प्रिज्म क्या होता है?
प्रिज्म एक बहुफलक है जिसकी दो फलकें समांतर तल में सर्वांग बहुभुज है और तथा जिसकी अन्य फलकें समांतर चतुर्भुज है। तो देखो, एक जो कील है ये तो प्रिज्म नहीं है, कील प्रिज्म नहीं होता। एक बिना छिली पेंसिल जो है प्रिज्म होगा। कागजों पर रखने का भार ये प्रिज्म नहीं है। एक बॉक्स, ये देखो बॉक्स बनाया इन्होंने, तो ये एक प्रिज्म है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हो सकते हैं? प्रिज्म और बेलन एक जैसे कब हो जाएंगे बच्चों? तब हो जाएंगे जब उनके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाए, तब एक प्रिज्म और बेलन एक जैसे हो जाएंगे। पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हो जाएंगे? पिरामिड शंकु तब हो जाता है जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक होती जाती है। इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो कैसे करेंगे आप? आकृति पहले में देखिए, प्रश्न 6 कर रहे हैं हम। तो देखो पहले में कैसे करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है कि इसके जो f हैं वो 7 हैं, इसके जो v यानी वर्टिसेस जो एजेस हैं वो 10 हैं और इसके e जो हैं वो 15 हैं। और f प्लस v क्या आ गया हमारा, यानी 7 जमा 10 17। और अगर हम e जमा 2 करें तो यानी 15 जमा 2 वो भी 17। तो इसमें f जमा v जो है वो बराबर आ गया e जमा 2 के। तो हम लिख देंगे कि अतः आयलर सूत्र सत्यापित हुआ। ऐसे ही दूसरे में अगर हम देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि इस आकृति में f 9 है, v 9 है और e 16 है। ठीक है, ये आप अपने आप अंदाजा अपने आप कर सकते हैं कि इसमें कितने फेस दिख रहे हैं आपको, कितने फलक हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने किनारे हैं। तो इसमें 9 फलक हैं, 9 ही इसमें v हैं और e इसमें 16 है। किनारे जो है इसमें जो है वो 16 है। तो f जमा v करेंगे तो 9 जमा 9 18 और e जमा 2 करेंगे तो 16 जमा 2 18। तो इसमें भी f जमा v जो है वो बराबर आ गया e जमा 2 के, तो इसलिए ये सत्यापित है। और देखिए पांचवा प्रश्न क्या था कि एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक प्रिज्म एक घन भी होगा। ये एक घन हो सकता है परंतु ये एक घनाभ भी हो सकता है। आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो आपको 3 चीजों में से एक संख्या नहीं दे रखी है, तो उसमें से ये तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आयलर सूत्र लगा देंगे f जमा v बराबर e जमा 2। तो इसमें आपको फलक नहीं दे रखे हैं तो आप कैसे कर लोगे, e जमा 2 माइनस v हो जाएगा, 12 प्लस 2 माइनस 6 यानी कि फलक आ जाएंगे 8। इस तरीके से आप बाकी दोनों कर सकते हैं। क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? इसको आप करके देखें, इसमें आयलर सूत्र करके देखें। अगर 10 जमा क्या f जमा v और e जमा 2 बराबर आ रहा है, करके देखो। 10 जमा 15 बराबर 20 जमा 2, तो नहीं, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। इसमें आयलर सूत्र जो है वो सत्यापित नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसा कोई भी बहुफलक नहीं हो सकता जिसके 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हों। एक बहुफलक नहीं होगा। तो हमने ये बहुत ही आसान और छोटा अध्याय है बच्चों। हमने इस अध्याय में किन तथ्यों पर विचार किया कि 2D और 3D वस्तुएं क्या होती हैं, उनको पहचानना, संयोजित या वस्तुओं के मेल में विभिन्न आकारों को पहचानना कि कैसे हम अलग अलग आकारों को देखते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से 3D वस्तुओं के भिन्न भिन्न दृश्य मिलते हैं, ऊपर से, सामने से, पार्श्व से, वो हमने समझा। एक मानचित्र एक चित्र से कैसे भिन्न होता है, ये हमने समझा कि चित्र और मानचित्र में क्या फर्क है। एक मानचित्र एक विशेष वस्तु स्थान की अन्य वस्तुओं स्थानों के संदर्भ में सही स्थितियां जो है वो दर्शाता है। यह हमें पता चला कि मानचित्र क्या होता है। विभिन्न वस्तुओं स्थानों को दिखाने के लिए मानचित्र में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम अलग अलग संकेत लगाते हैं। पानी के लिए हमने ये बना दिया, हॉस्पिटल के लिए हमने प्लस का साइन। अलग अलग संकेतों से हम मानचित्र को दिखा सकते हैं। एक मानचित्र में कोई संदर्भ या परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। प्रत्येक मानचित्र में एक पैमाना संबद्ध होता है जो एक विशेष मानचित्र के लिए एक ही रहता है। किसी भी बहुफलक के लिए सूत्र f जमा v माइनस e बराबर 2 सत्य होता है, जहां f क्या है, फलकों की संख्या, v है शीर्षों की संख्या और e है किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह संबंध आयलर सूत्र कहलाता है। ज्यादातर आपको इसमें प्रश्न आयलर सूत्र से रिलेटेड ही आएगा, या आपको घन घनाभ, आपको इन सब के जो हमने इन्हें कीजिए में करा कि घन घनाभ त्रिभुजाकार और प्रिज्म, इन सब में कितने फलक, कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर में, इस अध्याय में। इसके
इसके रिगार्डिंग भी प्रश्न आ जाता है पेपर में। तो इस तरीके से हमने आज अध्याय 10 समाप्त किया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।